तो आप सबका स्वागत है अमन PCS 24 चैनल पर। और आज हम फिर से क्लास लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जो कि भारत का सामान्य परिचय है। तो किस तरह भारत की हमारा कितने राज्य है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या होता है, इस तमाम चीज़ को हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे बोर्ड पर जो देख रहे हैं यह अपने भारत का ये मैप है। और ये पूरे भारत के मैप जो हम बताएं तो इसमें लगभग पूरे 28 राज्य है। अभी वर्तमान फेज में हमारे पूरे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्य तो साधारण सी बात है कि जिस तरह आप बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड करके जो आप राज्य सुनते हैं ये नॉर्मल राज्य है। यहाँ पर भी इलेक्शन होती है। यहाँ के भी जो भी हमारे जो CM देखते हैं या मुख्यमंत्री के नाम से जानते हैं तो ये एक राज्य का हेड होते हैं। तो यहाँ तक तो बातें ठीक है। उसके बाद में हम कहें तो केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया जाता है। सबको भाई हम राज्य ही रह देते, केंद्र शासित प्रदेश बनाने की क्या आवश्यकता है। तो हम सामान्य रूप से कर सकते हैं जैसे केंद्र शासित प्रदेश कहने का मतलब कि उस राज्य पर केंद्र सरकार की नियंत्रण होगा। जिस तरह आज केंद्र में हमारे केंद्र में मोदी सरकार है और स्टेट में अलग अलग हम मुख्यमंत्री को हम रखते हैं, उसी तरह पूरे जब इंडिया लेवल की बात आती है तो वहाँ पे केंद्र सरकार अपनी कुछ राज्य अपने नियंत्रण में रखना चाहती है। उससे क्या होता है कि वहाँ पे जो भी सांस्कृतिक कल्चर कहें या वहाँ पे अगर उग्रवादी घटनाएं अधिक होती हैं, उस तरह की जो भी स्थान है या उस राज्य को संरक्षण करने की भी आवश्यकता है। जैसे आप जानते हैं कि पांडुचेरी में पुर्तगालियों लोगों का मुख्य निवास स्थान था, तो वहाँ पर पुर्तगाली जो भी निवास थे उनके जो कल्चर था उसको संरक्षण करना भी हमारे केंद्र सरकार की जिम्मेवारी होती है। इसलिए उस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषणा करके और उस राज्य का नियंत्रण अपने पास रखती है। तो आप समझ गए कि केंद्र शासित राज्य क्या होता है और नॉर्मल जो राज्य होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे इस चीज़ में आप समझ गए कि केंद्र शासित और राज्य में क्या अंतर है। और उसके बाद चले तो पूरे भारत की अगर हम शासन प्रशासन की बात करें तो यहाँ पे हम जो कि राज्य आपको बताएं तो छोटे छोटे राज्यों में हम बांट के पूरे भारत पर हम अपना शासन को बेहतर ढंग से चलाते हैं। उसके बाद में इसकी कुछ भौगोलिक दशाएं है किस तरह है, कैसी इसकी बनावट है। तो बनावट तो आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे इसकी बनावट किस तरह से है। उसके बाद में इसको हम सबसे पहला देखें कि जो हम ग्लोब देखते हैं उसमें 2 लाइनें मिलती है। जैसे जो खड़ा खड़ा होगा उसको हम लोग देशांतर के नाम से जानते हैं, जो इस तरफ पड़ा पड़ा रहता है उसको हम लोग अक्षांश के नाम से जानते हैं। और इसी से पूरे विश्व में हम अपने भारत या किसी भी अन्य देश की स्थिति जानना होता है तो इस देशांतर डिग्री के माध्यम से और अक्षांश के माध्यम से हम इंडिकेट करते हैं कि कौन सा देश कहाँ पे है। तो इसी तरह हम अपना भारत की पूरे विश्व में हम देखें कि हमारी भारत की जो भी देशांतर रेखाएं है, कौन कौन देशांतर रेखाएं के बीच में हमारा भारत है या हम किस किस अक्षांश के बीच में हमारा भारत है, तो उस चीज़ को पहले देखते हैं। तो पहले हम देशांतर को देखते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट जो देशांतर रेखा है वहाँ से हमारी भारत का स्टार्ट होता है और वहाँ से लेकर लगभग हम कहें तो 97 डिग्री 25 मिनट तक हमारा भारत का विस्तार है। यानी बीच में आप देखिए तो 30 डिग्री तक लगभग हमारा भारत का जो क्षेत्रफल है वो विस्तारित है। यानी 30 डिग्री देशांतर में हमारी पूरे भारत का सीमा रेखा इसके अंदर में आता है। तो देशांतर आप समझ गए। उसके बाद से हम देखें तो अक्षांश की जब बात करें यानी जो भी ग्लोब के बीच वाला जो आप लाइन देखते हैं उसको अक्षांश बोला जाता है। तो उसमें हमारा भारत का स्थिति कहाँ पे है, तो उसमें हम कहें तो जीरो से नॉर्थ साइड में आप देखिएगा, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में आप देखिएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होता है और ऊपर हम कहें तो लगभग 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो ये हमारा देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार आपको हम बता दिए। उसके बाद में हम कहें तो यहाँ पे कुछ गलियारा इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि भारत के पश्चिम से लेकर पूरब की लंबाई कितनी होती है। यानी पश्चिम दिशा से भारत की जो पश्चिम दिशा सबसे पश्चिम की दिशा जहाँ पे है एक पॉइंट होगा भारत के सबसे पश्चिम में। उसके बाद एक पॉइंट होगा पूरब के सबसे मतलब पूर्वी भाग में भी एक पॉइंट होगा। तो इसकी लंबाई कितनी है, तो यानी हम देखें तो हमारा भारत का जैसे पश्चिम के हिस्सा का है जो कि गुजरात राज्य में एक जगह आता है जिसको हम लोग गौर माता के नाम से जानते हैं। वहाँ से अगर शुरू करें और अरुणाचल प्रदेश के किबथू या इसी को हम कहें वलांगू के नाम से जानते हैं, जो कि हम देखे थे
97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में था। तो इसकी हम दूरी क्या है, तो लगभग 2933 किलोमीटर इसकी दूरी है, जो कि गौ माता से लेकर कहाँ तक, किबुतु तक। तो ये पूर्वी पश्चिमी गलियारा की इसको लंबाई हम लोग कहते हैं। तो जब भी आपको गलियारा की लंबाई पूछे तो आप बता सकते हैं। उसके बाद हम कहें तो उत्तरी दक्षिणी गलियारा का भी कभी कभी पूछ देता है। तो उत्तरी दक्षिणी गलियारा की लंबाई क्या है, तो 32-14 किलोमीटर उत्तरी दक्षिणी गलियारा की लंबाई है। तो यहाँ पर भी क्लियर हो गया। उसके बाद में एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है समय रेखा, यानी हम किसी भी देश की समय को हम निर्धारित करते हैं तो उसके लिए भी कुछ हमारे सिस्टम बनाए गए हैं, जो कि हम देशांतर के माध्यम से भी इस समय रेखा को निर्धारित करते हैं। जैसे हमारा 0 डिग्री देशांतर से जैसे हम पूर्व जाते हैं, जैसे ग्लोब में या पूरे वर्ल्ड के मैप में देखिएगा कि 0 डिग्री जहाँ देशांतर होगा उसके पूर्व में जाइएगा तो वहाँ पे समय बढ़ते जाता है, और उसके पश्चिम में जाइएगा तो वहाँ पे समय कम होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप 0 डिग्री देशांतर पर है और 10 डिग्री ईस्ट यानी 10 डिग्री पूर्व देशांतर पर आप जाते हैं तो वहाँ पे समय आगे होगा। कितना आगे होगा, तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 10 डिग्री देशांतर पार करने में 10 चौके 40 मिनट, यानी 0 डिग्री देशांतर पर जो आदमी है, जो 10 डिग्री देशांतर पर आदमी है, उससे 40 मिनट कम में है 0 डिग्री वाला, और 10 डिग्री जो देशांतर पर है वो 40 मिनट आगे है। उसी तरह से हम अपने भारत का भी समय निर्धारित करते हैं। तो उसके लिए हम एक मानक समय रेखा की निर्माण करते हैं, जो कि अगर हम यहाँ से गौर माता जो हम पॉइंट बताए, अगर यहाँ पे अगर हम मानक समय रेखा रखते हैं, या हम पूर्वी भाग को कहे जो कि हम किबुतु बताए थे, अगर वहाँ पर भी हम मानक समय रेखा रखते हैं तो हमारे पूरे देश में 2 घंटा की समय अंतराल में कमी बेसी हो सकता है। जैसे कि आप देख लीजिए, अगर यहाँ पर गौर माता है जिसकी हम देशांतर बताए तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में है। फिर उसके बाद पूर्वी में बताया तो यहाँ पर भी 37 मिनट 25 मिनट ईस्ट में है। इस दोनों को बीच का देखिएगा डिफरेंस, तो लगभग 30 डिग्री देशांतर का डिफरेंस है। और 30 डिग्री में अगर 4 डिग्री से आप गुना कीजिएगा तो आपको 120 मिनट का समय निकल के आएगा, जो कि हम लगभग 2 घंटा का समय हो गया। तो अगर हम इसको मानेंगे तो जो पूर्व जो सबसे पूर्वी पॉइंट है वहाँ के लोग 2 घंटा बाद वहाँ पे 2 घंटा पहले सूर्योदय हो जाएगा, और जो पश्चिमी भाग में है वहाँ पे 2 घंटा लेट से सूर्योदय होगा। तो हमारी भारत सरकार ने एक नियम लगाई कि हम अगर दोनों पॉइंट में से कहीं लेते हैं तो यहाँ पे 2 घंटा का अंतराल होता है, जो कि 2 घंटा एक लंबी समय होता है। तो हमारी भारत सरकार ने दिमाग लगाकर क्या कि दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे दी। तो अब जब इस दोनों पॉइंट को आप जोड़िएगा, जैसे 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट जब आप जोड़िएगा और उसमें आप 2 से भाग दीजिएगा तो लगभग 82 डिग्री का मान निकल के आएगा, जो कि भारत के पूरे बीच से जाता है, जिसको हम लोग मानक समय रेखा के नाम से जाते हैं, जो कि एक सर्कल होके ये रेखा गुजरती है, और इसी को हम लोग समय रेखा मानते हैं। इससे क्या होता है, जब हम इसको समय रेखा मानते हैं तो यानी यहाँ पे लगभग हम कहें कि जब 1 बजेगा या हम कहें सुबह 6 बजा, तो यानी पूरे भारत में सुबह कहने का मतलब कि वहाँ पे सुबह जब भी होगा तो 6 बजे का टाइम इंडिकेट करेगा। अगर ऐसे हम मानते हैं, जैसे पश्चिमी हिस्सा को अगर लेके चलते या पूर्वी हिस्सा को लेके चलते, तो यहाँ पे 2 घंटा का अंतराल होता था। जैसे कि अगर अरुणाचल प्रदेश के लोगों को अगर हम कहते कि 6 बजे से इस काम को होने वाला है, तो वहाँ के लोगों के लिए ठीक था कि वहाँ पे 6 बजे सूर्योदय हो गया। परंतु गुजरात के लोगों के लिए 2 घंटा पहले जाइएगा तो वहाँ पे अभी 4 ही बजेगा, तो वो वहाँ के लोगों को परेशानी होगा कि 4 बजे अभी वहाँ पे लोग सोए ही हैं। तब तक पता लगा कि 6 बजे से कोई सरकार की योजना आ गई कि इस तरह से होगा, तो वहाँ पे लोगों की कठिनाई हो सकता था। इसलिए हम जब 82 डिग्री की मान के लेके चलते हैं तो पूरे भारत में एक समान समय का मान आ जाता है। यानी सुबह 6 बजे का सरकार कहती है कि 6 बजे से इस काम को होगा, तो वहाँ पे सभी लोगों के लिए एक समान हो जाएगा कि सभी लोग 6 बजे अपना उस काम को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर सरकार नियम निकालती है कि 10 बजे से कोई भी सरकारी दफ्तर खुलेगा, तो पूरे भारत के लोगों के लिए हो जाएगा कि भाई 10 बजे से हम जाएंगे, तो वहाँ पे समय का काफ़ी अंतराल नहीं है और सब लोग एक समान से अपने कार्य को पूरा कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा मानक समय रेखा। उसके बाद में क्या पूछता है कि प्रायद्वीपीय भारत के सबसे दक्षिणतम पॉइंट, यानी जब भी आपको प्रायद्वीपीय लगा देगा तो उसका दक्षिणतम पॉइंट हो जाएगा कन्याकुमारी, जिसको हम केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं। केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु को। उसी तरह हम कहें कि भारत के सबसे उत्तरी पॉइंट को किस नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर हो जाएगा इंदिरा कॉल, जिसको हम लोग 37 डिग्री 6 मिनट के नाम से जानते हैं। तो ये भी हो गया कि भारत के सबसे ऊपरी भाग को ऊपरी भाग
भाग है उस किस पॉइंट के नाम से जानते हैं, तो इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। और नीचे प्रायद्वीपीय भारत को दक्षिणतम बिंदु को किस नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक और बात सोचने वाली है कि आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार जो कि एक द्वीप है और इसकी हम लंबाई कहें यानी इसकी हम विस्तार कहें तो जो कि 8 डिग्री 4 मिनट था उससे भी नीचा है, यानी इसका विस्तार हम 6 डिग्री 4 मिनट देशांतर तक इसका विस्तार है, जिसको हम लोग इसका एक नाम देते हैं जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। यानी अगर आपको पूछा जाए कि भारत के सबसे जो दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो वहाँ पे इंदिरा पॉइंट आएगा, ना कि कन्याकुमारी। यानी जब भी प्रायद्वीपीय लगा देगा तो प्रायद्वीपीय का मतलब होता है कि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ जो भाग है उसको हम लोग प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। अगर सीधा बोलता है कि आपको भारत के सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो वहाँ पे हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानेंगे। इंदिरा पॉइंट उसको कहेंगे, उसका पूरा नाम हम कहें तो पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। इसी का नाम क्या है, पिगमेलियन पॉइंट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यह जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर यह पॉइंट है इंदिरा पॉइंट जो कि भारत के सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, इसका आप लोग अक्षांश भी आपसे पूछेगा तो इसका अक्षांश क्या हो सकता है, 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश होगा। तो यह भारत का पूरा बेसिक डिटेल जो कि हम आपको बताने का प्रयास किए हैं। तो इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट पॉइंट लेके। अब इनके लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।